फिर से हम बात करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। इससे पहले हमने जितनी भी बात है की, उन बातों में, उन शब्दों में एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है। हमने पूंजीवाद की बात की, कुछ अर्थों में हमने समाजवाद को भी समझा था। पूंजीवाद, समाजवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, ये सारे क्या हैं? किस उपनिवेश के अंदर जैसे जैसे चीजें बदल रही है, जैसे जैसे लोगों की जन भावनाएं परिवर्तित हो रही हैं, तो ये शब्द हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? नेशनलिज्म, बताइए आप लोगों में से कोई राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं आप लोग? देखिए, जैसे कि दो शब्द आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, एक है राष्ट्र, एक है वाद। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी फीलिंग है जिससे क्या हो रहा है, जो जन सामान्य के लोग हैं, जो जनता है, वो अपने अंदर एक यूनिटी को महसूस कर रही है। यूनिटी को महसूस कर रही है क्योंकि जहां पर जन सामान्य होगा, उस जन सामान्य के अंदर यूनिटी कब आएगी? आप लोग हैं, ऐसे एज्यूम करके सोचिए कि आपके अंदर अपनापन का भाव कब आएगा। राष्ट्रवाद की भावना कैसे उदय हुई, इससे पहले हमें अपने अंदर ये एज्यूम करना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या और इसके उदय होने के क्या कारण है। अगर हमारे अंदर राष्ट्रवाद है, हमारे अंदर अगर नेशनलिज्म की धारणा है, तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी फीलिंग है? किताबी भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, अपने अंदर से एक आवाज मतलब ऐसे आए कि ये क्या चीज है नेशनलिज्म। बताओ। सबको आइडिया है, लेकिन एक्सप्लेन करने का आइडिया नहीं है, और यही आवश्यकता है कि एक्सप्लेन कैसे करें, इसीलिए कक्षा में बैठने का मतलब है। तो राष्ट्रवाद की भावना कब जागृत होती है? राष्ट्रवाद क्या है? जब लोगों में एक यूनिटी का ऐसा भाव, एक ऐसी फीलिंग आती है जिससे उन्हें लगे कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा राज्य है। एक राष्ट्र ही क्या करता है? एक राज्य का निर्माण करता है। अगर मैं ये कहूं तो गलत होगा या सही होगा? एक राष्ट्र ही राज्य का निर्माण करता है। एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, क्या ये सही है? तर्क या वितर्क? मैं अपना उत्तर दीजिए, बताइए। जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वहां पे हमारी तर्क शक्ति, जो डिसीजन मेकिंग है, वो इस प्रकार होना चाहिए, क्विक। और अगर करता है, हाँ में हमारा आंसर है, तो कैसे करता है? जब पूरा भारत एक राष्ट्र था, तो भारत के इस राष्ट्र के भीतर रहने वाला एक ऐसा जनसमूह, जो वर्तमान में उत्तराखंड कहला रहा है, इस जन समूह ने यह आवश्यकता महसूस की कि हमारी जो क्षेत्रीय विशेषताएं हैं कुछ अलग हैं, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? एक राज्य का निर्माण होनी चाहिए। तो एक राष्ट्र ने, भारत की संसद ने क्या किया? एक राज्य का निर्माण किया। तो एक राष्ट्र ही क्या करता है? एक राज्य का निर्माण करता है। राष्ट्रवाद कब होगा, या राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में हम कहें कि राष्ट्रवाद की भावना कब लोगों के बीच में आएगी? जब लोगों के अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि हम एक हैं, चाहे हम किस रूप से, क्षेत्रीय रूप से एक हैं, या कहें हम भाषाई रूप से एक हैं, या हम कहें हम जाति से एक हैं, या हम कहें हम परंपरा परंपरा से एक है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप, एक कहावत है हमारे कुमाऊनी समाज में, ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब किसी
महिला के मायके से अगर कोई आ जाए, भले ही वो उसका भाई भी ना हो, कोई नहीं है, उसके मायके से उसे पता आ रही है तो उस नगर से, उस गांव से आया है, तो वो खुश हो जाती है। ये देखो इन्होंने कहा कि आपण मैं था कुकुरला लाड़ हूं, ऐसे करके कहते हैं ना। तो वही है कि क्षेत्रीय रूप से अगर मान लीजिए राष्ट्रीयता की भावना पुनर्जागरण का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बंगाल में हमने कहा सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने शुरू किया। तो वहां पे एक क्षेत्रीय रूप से क्षेत्रीय भावनाएं ऐसी आई कि हमारे क्षेत्र में इन कुरीतियों को जो है दूर करना है, या फिर हम कहें कि एक क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी जन जागरूकता होती है कि अपने क्षेत्र से व्यक्ति का लगाव होता है। तो ये भी एक कारण है जिसने राष्ट्रीयता को जो जन्म देता है। आदमी सबसे पहले अपने परिवार से प्यार करेगा, फिर अपने गांव से प्यार करेगा, फिर अपने जिले से प्यार करेगा, फिर अपने राज्य से प्यार करेगा, फिर उसके बाद अपने देश से प्यार करेगा। सबसे पहले वो किसका हित देखेगा? क्रम से अपने व्यक्तिगत हितों को देखेगा, फिर अपने क्षेत्रीय स्तर पर हितों को देखेगा, फिर राष्ट्र की बात करेगा। तो क्षेत्रीय स्तर से कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय जो समानता है, यूनिटी है, उसके ओरिजिन ने भी क्या किया? राष्ट्रवाद के उदय होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक निश्चित भाषा बोलने वाले लोगों का समूह है। आप लोगों ने राजनीतिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि भाषा के आधार पर सबसे पहले एक राज्य गठित हुआ, आंध्र प्रदेश 1956 में। तो उसको उदय होने या उस राज्य के बनने की निर्माण की जो प्रक्रिया रही, वो क्या रही? भाषा के आधार पर पहली बार एक राज्य गठित हुआ। तो भाषा ने क्या किया? उस क्षेत्रवासियों के अंदर एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी यूनिटी को जन्म दिया जिससे कि उन्होंने अब एक नए राज्य के निर्माण की मांग की। उसके बाद करें जाति, अगर जाति समुदाय से विशेष लगाव होता है तो पर्टिकुलरली आप देख रहे होंगे जाति लगाव की वजह से ही कई प्रकार के जाति समुदायों का जन्म हुआ। जैसे मद्रास महाजन सभा महाजनों की, कुछ व्यापारियों की, कुछ जाति विशेष पारसी समुदाय की, कि पारसियों का और जो है वो करना है, उत्थान करना है। तो जाति भी इसका एक घटक है। परंपराएं, भारतीय परंपरा रही है प्रारंभ से ही कि क्या करना है? विधवा पुनर्विवाह नहीं होना है। लेकिन परंपरा में जैसे ही हस्तक्षेप हुआ तो सबने उस परंपरा में हस्तक्षेप को अपनी डिग्निटी से जोड़ा, अपने स्वाभिमान से जोड़ा। तो ये भी क्या हुआ? एक राष्ट्रवाद के उदय के कारण में आया। समझ रहे कहने का मतलब क्या है? तो ये राष्ट्रवाद जब शुरू हुआ तो मॉडर्न इंडिया में इस राष्ट्रवाद को पढ़ने के कई 3 चरण लगभग इतिहासकारों ने बांटे हैं। अब वो चरण ऐसे नहीं है कि इस चरण को पूछेगा कि ये कौन से चरण का, ये दूसरे चरण का। हमने कहा कि ये केवल अध्ययन की दृष्टि से है, केवल अध्ययन कैसे करना है ये इतिहासकारों ने या अध्ययन करने वाले लोगों ने एक अध्ययन की दृष्टि से बांट दिया है, कहने का मतलब। राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, इसे समझने के लिए विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इसको 3 चरणों में बांटा है, जो बेसिकली इसको आप प्रथम चरण या फिर फर्स्ट स्टेज बोल सकते हैं। इसको आप द्वितीय चरण या सेकेंड स्टेज बोल सकते हैं। और थर्ड चरण हमारा होता है 1919 से लगभग, जब तक हम आजादी प्राप्त नहीं कर लेते, 1947, कहीं 1935 भी दिखेगा आपको, वो केवल अध्ययन की दृष्टि से है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, 3 चरणों में भारत के राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद ने जिन राष्ट्रीय आंदोलनों को जन्म दिया वो राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? उन राष्ट्रीय आंदोलनों को हमने 3 चरणों में विभक्त किया है। वो केवल टाइम पीरियड या उसकी प्रकृति के हिसाब से कह सकते हैं कि उसकी प्रकृति क्या रही।
उसके हिसाब से हमने इसको बांटा है। हम देखते हैं 1885 1885 से 1905, ये टाइम पीरियड है जब 1885 में एक ऐसा दल, एक ऐसा हम कहें ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया जिसे बोला जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेके 1905 में एक घटना घटी 16 अक्टूबर 1905 को, जिसे बोला जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके बीच में जो भी घटनाएं हुई उसे हमने प्रथम चरण में माना। उन प्रथम चरण में मानने का कारण क्या था? क्योंकि ये प्रारंभिक स्थिति थी जब एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में अस्तित्व में आया और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों ने अंग्रेजों को ये बताया कि आज हमें इस चीज की जरूरत है, आज हमें शिक्षा की जरूरत है, आज हमें जरूरत है मेंबर बनाया जाए, आपकी जो परिषद है उसमें मेंबर बनाया जाए ताकि हम अपनी समस्या को आप लोगों को बता सके। क्योंकि स्थिति क्या है, 1857 का रिवॉल्ट हुआ। 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इंडियन काउंसिल एक्ट में जितने भी मेंबर होते थे वो भारत से चयनित नहीं होते थे। अगर सुधारों की बात करें, एक 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। 1861 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। इसमें भारत के प्रशासन के लिए प्रशासकों को नियुक्त करने की व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। प्रथम बात एक अगर आप देखें तो 1892 में एक व्यक्ति थे हमारे दादा भाई नौरोजी, ये पहली बार ब्रिटिश काउंसिल में भारतीयों की ओर से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेलेक्ट हुए थे। 1892 पहली बार 1892 में सेलेक्ट हुए और यहीं से भारत में सुधारों की एक शुरुआत भी कही जाती है जब पहला सदस्य जो है वहां पर नियुक्त हुआ। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का कारण यही था कि इससे पूर्व जो भी चीजें हो रही थी उसका अंग्रेजों को पता नहीं था कि भारतीय चाह क्या रहे हैं। राष्ट्रवाद का उदय हो गया, जिसकी मर्जी आ रही है वहां पे आंदोलन करना चाह रहा है, कहीं पे क्रांतिकारी गतिविधियां ऐसी हो जा रही है कि अंग्रेजों को पता ही नहीं है कि ये जो है क्या चाह रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया जाए तो उसका काम क्या होता है, लोगों की समस्याओं को सरकार के सम्मुख या फिर जो संबंधित विभाग है उसके सम्मुख रखना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का कारण यही था। लेकिन ये जो पॉलिसी थी इस समय तक अनुनय विनय की पॉलिसी थी कि भाई हमें इस चीज की जरूरत है। प्रार्थना पत्र जैसे हम स्कूलों में लिखते हैं, सेवा में श्रीमान महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि हमारे वहां पर ये चीजें समस्याएं हैं और आप यह इसको सॉल्व करने की कृपा करें। लेकिन क्रांतिकारी चरण में ये चरण ऐसा आया कि एक घटना घटी 16 अक्टूबर 1905 को, जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो कांग्रेस क्या सभी दल जितने भी उस समय तक थे लोग थे, उनके समझ में ये आ गया कि अनुनय विनय की जो उदारवादी नीति है ये यहाँ पे नहीं चल पाएगी। अब थोड़ा सा हमें क्या जरूरत है, उग्र स्वभाव करने की या फिर अपनी मांगों को डंके की चोट पे कहने की। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के साथ जो दूसरा चरण शुरू हुआ उसे उग्रवादी चरण भी कहा जाता है। तो ये द्वितीय चरण में अनुनय विनय की राजनीति छोड़ के 1905 से 1919 के बीच में क्या हुआ, एक ऐसा चरण आया जब क्रांतिकारी घटनाएं अपने चरम सीमा पर या कहें कि बहुत बढ़ चढ़कर होने लगी। अभी इसके बीच की घटनाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा काम होगा हम अपने माइंड में एक ऐसा ड्राफ्ट बना लें जिससे कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में आने आने तक जब हमारा नेशनल मूवमेंट पूरा खत्म होगा तो लगभग मॉडर्न इंडिया हमारा समाप्त हो जाएगा। और इस मॉडर्न इंडिया के समाप्त होने के साथ साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट भी पता चल जाएगा, महात्मा गांधी और अन्य महापुरुषों का रोल भी पता चल जाएगा और जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो भी हमें पता चल जाएंगी।
लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करने की जरूरत होगी कि टेबल की तरह जैसे जैसे घटनाएं हो रही है क्रम से आपको अपनी कॉपी में लिख के 10-10, 5-5 करके उसको याद करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल याद करते हो वैसी इसी घटनाओं को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कुछ एयर सन घटनाएं ऐसी होंगी जो जरूरी है एग्जाम में पूछी जाती है। बहुत ज्यादा चीजें मैंने इससे पहले नहीं लिखाई तुम्हें, जिसे कहते हैं हम फैक्चुअल नॉलेज, तथ्यात्मक जानकारी। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर 1857 का रिवॉल्ट लिखने को आएगा तो आप लोग वही सारी चीजें अपने शब्दों में लिख सकते हो। बेसिकली घटना किसने दबाई, क्या कारण था, वो आप करेंगे तो उसे अपने भाषा में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन, उसके समकक्ष या इसके पैरेलल जो अन्य संगठन आ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग के रूप में आ रहा है या फिर एनी बेसेंट और इनके होम रूल लीग के रूप में आ रहा है। द्वितीय चरण जब हम पढ़ते हैं, द्वितीय चरण में 1905 बंगाल विभाजन के बाद आपने एक अधिनियम पढ़ा होगा, माल्य मिंटो सुधार 1909। उसके बाद एक घटना और इसमें देखने को मिलती है 1911 में, जिसे बोलते हैं जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया 1911 में। 1912 में शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद अभी तक हमारी जो कैपिटल है वो कहाँ है, दिल्ली है। तो ये 1912 का ये जो दिल्ली दरबार लगाया गया था यहाँ पे हार्डिंग के समय पे, कुछ लोगों ने वहां बम भी फेंके थे, राजधानी परिवर्तन कर दी, जॉर्ज पंचम और मैरी भी आए थे। तो ये क्रम चलता रहा, लेकिन इसी क्रम में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया 1914 से 18। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ उसके एक साल बाद 9 जनवरी 1915 को यहाँ एक ऐसे आदमी की एंट्री हो गई जिसने पूरा समीकरण ही बदल दिया। वो व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। वो व्यक्ति 1915 में जब यहाँ पे आए तो उन्होंने उनके राजनीतिक गुरु से कहा कि अब मैं जो साउथ अफ्रीका से आए थे, जो वहां पे सीख के आया हूँ, उसको भारत में भी इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई अभी पहले यहाँ सोच लो, समझ लो, दक्षिण अफ्रीका की राजनीति और जो चीजें हैं वो अलग है, भारत की अलग है। ये नहीं कि तुम सीधे आके यहाँ अपनी चलाने लगो, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में काफी अच्छे मूवमेंट उन्होंने कर लिए थे। तो 2 साल तक लगभग घूमते रहे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया और 1919 तक आते आते यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जैसे कानून देखने को मिले। तो ये इसके बीच का टाइम पीरियड हम सेकंड स्टेज में पढ़ते हैं कि क्या हुआ, कैसे घटनाएं घटी। उसके बाद हम तीसरे चरण में जब आते हैं, तीसरा चरण काफी और ज्यादा घटनाओं को अपने उसमें समाये हुए था, क्योंकि हम देखते हैं लगभग 85 से लेके 1947-50 तक का जो टाइम पीरियड है, लगभग 60-65 सालों का ये समय है। इससे पहले लगभग 150 से ज्यादा जो साल अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया और अपनी जो नीतियां यहाँ पे चलाई, उसका एक असंतोष था जो वो 100 सालों में नहीं कर पाए, वो इन लगभग 50 सालों में फूट के निकला और भारत को अंततः क्या करना पड़ा, स्वतंत्र करना पड़ा। समझ रहे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में हो गई। कोई भी संगठन एक दिन में स्थापित नहीं होता है। इससे पूर्व भी कई संगठन ऐसे थे जो अस्तित्व में थे। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे हम बात करेंगे। पहले चरण समझ गए हमें कैसे कैसे पढ़ना है? अब मैंने कहा कि एक संगठन आया जिसे बोला 28 दिसंबर 1885 को अस्तित्व में आया था बेसिकली ये, जिसे हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा। तो इसके उदय के क्या कारण थे, या भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? कुछ फैक्ट तो हमने राष्ट्रीय भावना की बात की कि वो कैसे जन्म लेती है, लेकिन वो कौन से फैक्ट थे जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया या राष्ट्रवाद के उदय में सहायक रहे? अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं अंग्रेजों की शोषण नीति। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति कह सकते हैं।
आर्थिक शोषण की नीति को हमने 3 पार्टों में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा। 3 चरणों में पढ़ा था हमने इसको। पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद, तीसरा वित्तीय पूंजीवाद। तो ये औद्योगिक शोषण की जो अंग्रेजों की जो नीति थी, ये जो है नीति के कारण भारतीय समझ गए थे कि अंग्रेज हमारे हितैषी नहीं है। उसके बाद दूसरा देखें तो सबसे मेन जो था पाश्चात्य शिक्षा का विकास या पाश्चात्य शिक्षा। जो सामाजिक सुधार आंदोलनों में फैक्ट थे वही कहीं ना कहीं यहां भी देखने को मिले। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब अंग्रेजी शिक्षा। अभी हमने एक मूवमेंट पढ़ा था जिसे हमने कहा दयानंद सरस्वती का, क्या नाम था? आर्य समाज। आर्य समाज ने शिक्षा दी वेदों की ओर चलो और वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने हर किसी चीज को काय में ढूंढने की कोशिश की, वेदों में ढूंढने की कोशिश की। लेकिन राजा राम मोहन राय जब आए तो उन्होंने वेदों में ढूंढने की कोशिश करने के साथ इन्होंने किस भाषा को प्रमोट करना शुरू किया? संस्कृत भाषा को। लेकिन बाद के समय में फिर इनकी मेंटेलिटी भी चेंज हो गई। इन्होंने देखा कि जो स्थिति है वो संस्कृत भाषा को नहीं, अंग्रेजी भाषा को ज्यादा जानने की जरूरत है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? डेवलप कर पाएंगे चीजों को। तो इसीलिए बाद के समय में इन्होंने फिर अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। लेकिन जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय पहले तो फारसी भाषा, बांग्ला भाषा, सभी भाषा में दक्ष थे। हमने कहा 12 से अधिक भाषाएं राजा राम मोहन राय को आती थी। तो इन्होंने संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों को प्रमोट करना शुरू किया। तो संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो वो इसी कारण हुई थी जब दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के जो लोग थे उनके प्रिंसिपल थोड़ा चेंज होने लगे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोले, डीएवी बोला जाता है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। और बाद में संस्कृत को करने के लिए एक स्वामी श्रद्धानंद का नाम आता है। 1902 में इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो वो भी इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो भाषा का विकास हो रहा है वो संस्कृत भी हो रहा है और अंग्रेजी भी हो रहा है। और हमने एक बात आपको लिखाई थी मैंने, अगर आपको याद होगा, 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई विलियम जॉन्स से। तो इसके द्वारा जितने भी ग्रंथ थे उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, चाहे वो भगवत गीता हो, चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया, वैसे ही मनुस्मृति और कई ग्रंथ थे जो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए। अब भारतीयों में जब अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई या जो पढ़े लिखे लोग थे अंग्रेजी शिक्षा सीखने लगे, तो उन्होंने पढ़ा कि यार ये तो हमारा साहित्य, हमारा जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है वो इतनी रिच है और हमें पता ही नहीं है। और अंग्रेज वहां से आके कह रहे हैं कि तुम काले हो और तुम जो है तुमको सभ्य बनाने के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है, ये मेंटेलिटी आ रही है। तो भारतीयों में इस पाश्चात्य शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा जिसने राष्ट्रवाद की भावना का उदय किया। राष्ट्रवाद तभी आता है जब आदमी को उस ज्ञान का या उस तथ्य का पता चलता है कि मैं कितना श्रेष्ठ हूं, मेरी परंपराएं कितनी श्रेष्ठ हैं, या जिस भारत में मैं रह रहा हूं उसका इतिहास क्या है। जब जाना उन्होंने तभी तो जाके उनके अंदर नेशनलिज्म आया। एक नीति और आई थी या एक चीज और इसमें थी जिसे हमने कहा इल्बर्ट विधेयक या इल्बर्ट बिल। 1883। इसमें क्या था, ये 1883 में लगभग आया था। इस समय पर जो वॉइसराय थे वो थे हमारे लॉर्ड रिपन। तो रिपन बहुत ही उदारवादी वॉइसराय थे। उन्होंने देखा कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता है, सामाजिक अस्थिरता है, आर्थिक अस्थिरता है, मतलब कि कुछ भी एक चीज यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। इसको जो है थोड़ा सिस्टमेटिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्थानीय स्वशासन जो लोकल गवर्नमेंट है वो तक यहाँ पे डेवलप नहीं है, उसको जो है डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्थानीय स्वशासन पे काम किया, प्रथम कारखाना अधिनियम आया और उन्होंने इल्बर्ट बिल लाए। उन्होंने कहा कि जितने भी अब यहाँ पे जो रह रहे अंग्रेज अधिकारी, वो अंग्रेज अधिकारियों का अगर कोई मुकदमा होता था तो वो भारत की या भारत की जो जुडिशरी थी
भारत का जो न्यायालय था वहां पे नहीं सुन सकते थे। उन्होंने कहा कि अब इल्बर्ट बिल में, जो इल्बर्ट की अध्यक्षता में लाया गया था, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों का मुकदमा भी भारतीय न्यायालय में अब सुना जाए। तो इससे सारे अंग्रेजों ने विरोध करना शुरू कर दिया और ये विधेयक आने से पहले ही क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन अब ब्रिटिशर्स की इस नीति का भारतीयों को भी पता चल गया कि हाँ, कहीं ना कहीं ये हमारे हितैषी नहीं है। उसके बाद महत्वपूर्ण अगर हम कहें सोशल और रिलीजियस जो हमारे मूवमेंट हुए, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन या मूवमेंट आप कह सकते हैं, इनके द्वारा भी राष्ट्रवाद के उदय में बहुत भूमिका निभाई। तो इसका क्या कारण निकला या इसका क्या परिणाम निकला कि हमारे कुछ संगठन पूर्व से ही अस्तित्व में आने लगे। अब वो संगठन कौन से अस्तित्व में आने लगे? देखो, अगर किसी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी तो वो किसके अंदर आएगी? सबसे पहले तो सवाल ये है, उस आदमी के अंदर आएगी जिसके पास, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जिसकी जिम्मेदारी जा रही है, जिसके लगान में कमी हो रही है, जिसके अधिकारों में कमी हो रही है, या उस व्यापारी के अंदर आएगी जिसको टैक्स देना पड़ रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही वो जो है व्यापार करते आ रहे थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो चाहे वो भारतीय हो, उनका व्यापार ठप हो गया है। या उनके अंदर आएगी जो शिक्षित वर्ग है, भारत से बाहर जा रहे हैं, पैसा है, पिताजी ने भेजा है, इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टरी वकालत करके आ रहे हैं। उनके अंदर एक ये चीजें हैं कि हाँ भाई, ये हम वहां गए, हमने वहां का इतिहास पढ़ा या वहां की चीजों को समझा, और आते आते हमने ये समझा कि विश्व में भी क्रांतियां हुई हैं, या भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, अमेरिका में भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद था। आप देखेंगे कि ब्रिटिश अंग्रेजों ने केवल भारत को ही गुलाम नहीं बनाया था, अन्य यूरोपीय कंट्रियों में भी भारत उनका उपनिवेश था। 1776 में आपने देखा होगा, 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई, और अमेरिका की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स का उपनिवेश वहां पे समाप्त हो गया। 1776। फ्रांस की क्रांति हमने पढ़ी थी, आप लोगों को पता होगा, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। रूसी क्रांति हमने पढ़ी थी, बाद के समय में हुई 1917 में। तो धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि ये जो क्रांतियां हो रही हैं, पूरा जन सामान्य जनता एक ऐसा रिवोल्यूशन कर रहा है जिससे कि उन्हें अपने अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले भारत में तो ऐसा कोई रिवोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। 1857 की क्रांति हुई, वो भी अंग्रेजों ने दबा दी। तो अब आवश्यकता है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने के लिए, किस चीज की आवश्यकता है कि लोगों को जागरूक किया जाए। और वो जागरूक कौन करेगा? बेसिकली प्रेस, या हम कह सकते हैं समाचार पत्र। जब समाचार पत्रों में घटनाएं घटेंगी, बताई जाएंगी, तभी तो जन सामान्य के पास जाएंगी। तो प्रारंभिक स्तर में जितने भी संगठन आए, जितनी भी नेशनल मूवमेंट में जो घटनाएं हुई, वो जमींदारों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा और शिक्षित वर्ग के द्वारा ही की गई। अब किसान है, वो सुबह मजदूरी कर रहा है, शाम को जो पैसा मिल रहा है उससे रोटी चावल या अपना तेल मिर्च लेके आ रहा है और उससे जो है खाना बना रहा है। अब उसे क्या मतलब, भाई राष्ट्रवाद हो रहा है, क्रांति हो रही है। अगर वो एक दिन क्रांति में चले जाए, घर में 8-10 लोग का परिवार भूखा मर के वैसी क्रांति हो जाए। तो प्रारंभिक स्तर पर जमींदारों के अंदर सबसे पहले कॉन्शियसनेस आई। इस समय पर 1838 में एक ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया था जिसे प्रथम राजनीतिक संघ कहा जाता है। इसे लिखते हैं लैंड होल्डर पार्टी। अंग्रेजी में भी इसको लिखेंगे, लेकिन अगर हिंदी में कभी आ गया तो राजनीतिक जमींदारी राजनीतिक या जमींदारी संघ भी इसको कह सकते हैं। ये किसका था? जमींदारों का था। और भारत, आधुनिक भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन
कहा जाता है, लैंड होल्डर्स पार्टी को। उसके बाद जमींदार, व्यापारी कुछ स्तर पर अपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। शिक्षित भारतीयों में भी कुछ लोग हैं इस समय पे, जैसे नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, एक नाम आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, कुछ एक नाम राधाकांत देव करके भी आता है। और भी कई लोग हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन करके लंदन में अपना एक सोसाइटी खोलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन करके। सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं। अभी हमने कहा कि महादेव गोविंद रनाडे पुणे में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं। लैंड होल्डर्स पार्टी जैसी पार्टियां पहले से ही अस्तित्व में हैं, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए काम कर रहे हैं। जमींदारों को अपनी जमींदारी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, व्यापारी अपने व्यापार ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए वह काम कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षित वर्ग है और जो अन्य लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए, मैसेज देने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है छोटे मोटे, इनका काम क्या है, धरना करना है छोटे मोटे स्तर पे। और धरना ऐसे करना है कि अपनी चीजों को अंग्रेजों को बताना है, और सीधे धरना कब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है, छोटे मोटे जितने भी संगठन है। तो एक व्यक्ति हैं जिन्हें कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि उस समय पर वायसराय हैं एक, जिन्हें जो डफरिन वायसराय हैं, ब्रिटिश वायसराय, इनको पत्र लिख रहे हैं ए.ओ. ह्यूम। कह रहे हैं कि भारत में जितनी भी चीजें हो रही हैं, इन राजनीतिक या जो आंदोलन जो हो रहे हैं, उनका हमें ठीक तरीके से पता नहीं चल पा रहा है कि भारतीय क्या चाह रहे हैं। जो लैंड होल्डर्स पार्टी है वो अपनी मांगे रख रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अपनी बात कर रही है, वहीं दादा भाई नौरोजी लंदन में जो जब गए तो वहां पे भी एक एसोसिएशन बना के भारत की स्थिति को लंदन ब्रिटिशर्स के सामने रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा इससे क्या होता है, अंग्रेजों की यहाँ पे छवि खराब होती है। वो सीधे अंग्रेज अगर इंग्लैंड में जाके जो है शिकायत कर रहे हैं, अगर भारतीय राज्य है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कोई समस्या है, मुख्यमंत्री से ना कह के हम सीधे वहां जाके मोदी जी से कहते हैं, तो मुख्यमंत्री कहेंगे यार ये तो मैं करवा देता, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो क्या करे, भारतीयों की मांग को हमें बताए। तो पहली बार ए.ओ. ह्यूम के कहने पर इन सभी संगठनों को पत्र भेजे गए, और कलकत्ता में एक गोकुल दास तेजपाल करके एक संस्कृत विद्यालय था, उस विद्यालय के छात्रों को भी कहा गया कि हम एक ऐसा संगठन बना रहे हैं, आप लोगों का कैरियर शुरू हो रहा है, आप लोग जुड़िए इससे। तो ए.ओ. ह्यूम की दिमाग की एक उपज थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में एक संगठन आया, और पूर्व के जितने भी संगठन थे वो सारे संगठन इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गए, या फिर इसमें उनको समाहित कर लिया गया। और जब ये संगठन अस्तित्व में आया तो लगभग 25 दिसंबर को एक बैठक हुई, और इसका नाम पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। तो बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किसके कहने पर कर दिया गया। तो इसमें जब शुरू में जब ये ऑर्गेनाइज किया गया तो इसमें केवल ओनली जो मेंबर थे वो कितने थे, 72 मेंबर थे। जब 26 दिसंबर को 1885 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ,
उस अधिवेशन में, अधिवेशन क्या होता है, समिट, उस समिट में ओनली 72 मेंबर थे। और ये मेंबर कौन थे? व्यापारी वर्ग, वकील, या कह सकते हैं कुछ उच्च शिक्षित भारतीय और कुछ ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। तो पहला अधिवेशन जब हुआ तो पहले अधिवेशन में वही मांगे रखी गई जो उस समय की इनकी आवश्यकता थी। क्या आवश्यकताएं थी? सबसे पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में हमने कहा, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन ही सिविल सर्विसेज से शुरू किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाद में उनको असम का प्रशासक नियुक्त किया था, लेकिन बाद में फिर हटा दिया था। तो उनके द्वारा सबसे पहले ये मांग रखी गई कि जो आयु है, जो आपने सिविल सर्विसेज की आयु 21 से घटा के 19 वर्ष कर दी है, ये जो है क्या की जाए, इसको दोबारा से पूर्व की आयु रखी जाए। और भारतीयों के लिए सिविल सेवा को भारत में ही ऑर्गेनाइज किया जाए। भारत में सिविल सर्विसेज का एग्जाम दोगे तो हो सकता है कि कुछ लोग आके ले दे दें। अब यहाँ से इंग्लैंड जिसके पास जाने का ही खर्चा नहीं है, वो कैसे देगा? और भारतीयों को सेना में भर्ती करना और अपनी जो परिषद है उसमें सेलेक्ट करना, ये इस समय की मांगे थी। तो ओनली 72 मेंबर थे। इस समय तक ऐसी कोई धारणा नहीं थी या ऐसा कुछ पता नहीं था कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बाद के समय में इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी संगठन बन के सामने आएगा, जिसमें बाद के समय में अंग्रेज बिना इससे पूछे कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके कुछ समिट हुए, अधिवेशन हुए, जो पूछे जाते हैं बार बार। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद कुछ अधिवेशन हुए जिसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। जैसे इसका प्रथम अधिवेशन, इसके कौन थे अध्यक्ष बताइए? इंडियन नेशनल कांग्रेस आपने इस व्योमेश चंद बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। कोई भी चीज मैंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें हर साल अधिवेशन हो रहे हैं, हर वर्ष अधिवेशन हो रहे हैं। 1885 से लेके अभी तक अधिवेशन हो रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है अभी? मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया। इन प्रारंभ से लेके इन 85 से लेके 1885 से लेके लगभग ज्यादा नहीं भी तो 1947 तक के अधिवेशनों को हमें याद करना है। हालांकि जहां तक मैं समझता हूं, मतलब सारे अधिवेशन याद नहीं करना है, मैंने भी नहीं किए, आप लोगों को भी नहीं कहूंगा सभी याद करो, लेकिन कुछ घटनाएं इंपोर्टेंट हो जाती है कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी। द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। अभी मैं लिखाऊंगा उसको आप लोगों को, अभी आपको समझना है कि हमें पढ़ना क्या है और याद क्या करना है करके। द्वितीय अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। तृतीय अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके बाद एक अधिवेशन, जो चौथा अधिवेशन था, वो थे जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेज थे। उनके बारे में पूछ लेता है कि कौन थे। यूले भी बोलते हैं, यूल भी बोलते हैं, वो अंग्रेजी का शब्द है। एक अधिवेशन हमें पढ़ना है 86 का, 1886 का। अगर ईयर नोट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। 1886 के अधिवेशन में पहली बार भारतीय जो राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, मलय सुजलाम, जो भी है, क्या है वो? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और आज के दिन में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है ना। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का किसने लिखा है? तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में क्या अंतर है ये आप लोग जानते हैं। राष्ट्रीय गीत 1886 में और राष्ट्रीय गान 1911 में, ये दो याद करने हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय गीत कब गाया गया, क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय गान कब गाया गया। उसके बाद 1906, 1907, 1911, 1916, 1917,
1923, 1924, 1929, 1933। अधिवेशन तो पूरे 1947 ही कर लो। इतने अधिवेशन तो कम से कम हमें याद करने हैं, और ये 3-3 करके करो, 4-4 करके करो, 5-5 करके करो, ये तुम्हारा अपनी, इट इज योर एबिलिटी टू एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान ग्रहण करने की अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। किसी को एक बार में याद हो जाए, लेकिन जिसको एक बार में याद होता होगा वो तीसरे दिन उसको भूल भी जाता होगा। किसी को 3 दिन में याद होता होगा, लेकिन वो कम से कम 1 साल तक उसे याद रहता होगा, जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है। तो ये घटनाएं 1886 में मैंने कहा कि पहली बार क्या गाया गया, राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अभी मैं लिखाऊंगा इसको, लेकिन जब आप घर में पढ़ेंगे तो ये चीजें स्किप नहीं करनी है, ये चीजें ही याद करनी है। 1907 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने के बाद 1885 से लेके लगभग 1905 तक का हमने जो चरण पढ़ा था, ये कौन सा चरण पढ़ा था? प्रथम स्टेज था, जो नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रवाद को जिसने आगे बढ़ाया। तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद लोगों को ये पता चला कि अब जो अंग्रेज है वो हमारे हितैषी नहीं है, इसीलिए मांग उठाई गई। इस समय पर कुछ मूवमेंट और हुए हैं, स्वदेशी मूवमेंट हुआ या कुछ और मूवमेंट हुआ। तो इन मांगों के कारण जैसे जैसे मांगे बढ़ती गई, जैसे जैसे आंदोलन होते गए, उसमें क्या हुआ, घटनाएं जुड़ती चली गई। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1911 में राजधानी दिल्ली बनाई गई। 1916 में जो विभाजन हुआ था वो दोबारा से एक हो गया। 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनाई गई। 1923 में दूसरी महिला अध्यक्ष बनाई गई, सरोजिनी नायडू। 1924 एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। सॉरी, 1923 में नहीं, 1925 में बनाई गई फिर से सरोजिनी नायडू। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जब पहली बार स्वराज का नारा दिया और पहली बार तिरंगा रावी नदी के तट पर फहराया गया। 1933 में एक महिला अध्यक्ष और बनी थी, नालिनी सेन गुप्ता करके। 1947 में जेबी कृपलानी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे कुछ लोग थे। 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे जो सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो पहला कौन था, प्रथम महिला कौन थी, प्रथम भारतीय महिला कौन थी, और राष्ट्रीय गान कब गाया गया, राष्ट्रीय गीत कब गाया गया, ये क्वेश्चन इस 1900 से लेके 1950 के बीच की जो घटनाएं हैं, यही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मैं फैक्ट वाइज आपको लिखाऊंगा, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, कौन से संगठन पूर्व में थे, और ये जो 72 मेंबर्स का जो संगठन अस्तित्व में आया, इसको क्यों बनाया गया। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि क्योंकि ये तो खुद अंग्रेज है, ए हुम, जो हमने कहा, इन्होंने क्यों बनाया ये संगठन। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, इतनी सारी बातें हमने अभी की, आप लोग बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए, क्यों बनाया गया फिर ये संगठन। ताकि भारतीयों के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे हैं उसकी पूर्व परिणति या पूर्व सूचना हमें पता चल जाए कि भारतीय चाह क्या रहे हैं। एक अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से एक लेटर दे दूं अंग्रेजों को कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो अंग्रेज समझ जाएंगे कि आगामी इनका जो आंदोलन हो सकता है वो इस पर हो सकता है, तो उस पर कोई पॉलिसी बनाए या फिर उसके लिए इन लोगों को आश्वस्त किया जाए। लेकिन धीरे धीरे प्रथम अधिवेशन में ओनली 72 मेंबर हैं, तो जो लॉर्ड डफरिन है ये कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस को इस समय पे क्या किया गया, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज किया गया है। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, आपने देखा होगा, प्रेशर कुकर होता है हमारा। प्रेशर कुकर में एक सीटी होती है और एक जगह पे एक छोटा सा एक वॉल्व टाइप का लगा रहता है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, वो फट जाता है, ताकि बहुत ज्यादा हानि होने से बच जाए। तो कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में भी जो है उस समय पर देखा गया कि अंग्रेजों के दिमाग की ये एक ऐसी उपज है जो क्या करेगी, बाद के समय में अंग्रेजों को सचेत करेगी कि अब नेशनल मूवमेंट में क्या घटनाएं हो सकती है। और हुआ यही कि इस उदारवादी चरण में 1905 तक कोई ऐसी विशेष घटनाएं नहीं हुई, लेकिन बंगाल विभाजन के बाद यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी घटनाओं ने जन्म लिया।
है।